हम्म। तो कल जहां तक मुझे याद आता है कि अपन शायद जीन माइग्रेशन की बात कर रहे थे ना। चलिए एक बार वापस से बात कर लेते हैं। तो म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? ह्यूगो डिब्रीज। म्यूटेशंस के बारे में कहा कि रैंडम है और डायरेक्शनलेस है। फिर कहा कि ज्यादा जितने जो म्यूटेशंस है वो इनहेरिटेबल है। फिर अगला कहा सिंगल स्टेप लार्ज वेरिएशन को क्या नाम दिया? सॉल्टेशन। तो मतलब म्यूटेशन और सॉल्टेशन दोनों ही वर्ड किसने दिए हैं? ह्यूगो डिब्रीज ने। जबकि डार्विन की वेरिएशन कैसी होती है? स्मॉल और डायरेक्शनल होती है। डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन एक जर्की प्रोसेस है या ग्रेजुअल, जबकि वहीं पर ह्यूगो डिब्रीज के हिसाब से ये क्या है? स्पॉन्टेनियस सी प्रोसेस है, अचानक से होता है। फिर हमने कहा कि हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम में ये कौन सी पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल है जिसमें रैंडम मीटिंग होगी, सिलेक्टिव? यहां आप एलील फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि जीन एलील फ्रीक्वेंसी ओवर द जनरेशन कांस्टेंट रहे कि चेंज हो जाए? अगर ये चेंज हो तो क्या इंडिकेट करता है? इवोल्यूशन। यहां पर इन्होंने समझाया था इसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू। फिर हमने कहा कि हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कितने हैं? 5। पहला म्यूटेशन, दूसरा जीन रिकॉम्बिनेशन, तीसरे का नाम जीन माइग्रेशन, चौथा है जेनेटिक ड्रिफ्ट और पांचवा आता है आपका नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें से हमने कहा था यूनिवर्सल सोर्स ऑफ वेरिएशन कौन, जबकि सबसे कॉमन कौन? जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन सबसे कॉमन है। फिर हमने कहा कि जीन माइग्रेशन में पॉपुलेशन के कुछ मेंबर माइग्रेट करके दूसरी पॉपुलेशन में चले जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो जिस पॉपुलेशन से गए हैं उस पॉपुलेशन से कुछ जीन और एलील कम हो जाएंगे, और जिसमें गए हैं वहां पे कुछ जीन्स और एलील्स बढ़ जाएंगे। अगर ये जीन माइग्रेशन बार बार होता रहे तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? जीन फ्लो कहते हैं। अब चौथा फैक्टर आपके पास आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो फोर्थ फैक्टर इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब साहब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? तो हमने कहा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है सडन चेंज। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या बेटा? सडन चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पॉपुलेशन। अगर किसी पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसीज अचानक से चेंज हो जाएं तो हम इसको क्या नाम देते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। तो मतलब कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर भी एलील फ्रीक्वेंसीज क्या हो रही हैं? चेंज हो रही हैं। तो अपन ने कहा कि एलील फ्रीक्वेंसीज अभी तक किस किसने चेंज कराई? एक तो म्यूटेशन ने, जीन रिकॉम्बिनेशन ने, माइग्रेशन ने, और कौन करा रहा है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के मामले में जो एलील फ्रीक्वेंसीज हैं उसमें आपने कहा कि एलील फ्रीक्वेंसीज अचानक से चेंज हो जाती हैं। अब ये जो अचानक से चेंज होंगी तो इनके चेंज होने के तरीके तो होते हैं दो, पर एनसीईआरटी ने दिया है उसमें से एक। पहला एनसी जो तरीका होता है इसको अपन बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो ये पहले वाले को क्या कहा जाता है? फाउंडर इफेक्ट। किसी भी कंपनी को जो शुरू करता है उसको अपन फाउंडर बोलते हैं ना। तो मतलब कोई भी पॉपुलेशन जो शुरू करें उन लोगों को क्या कहना चाहिए? फाउंडर। तो फाउंडर इफेक्ट में देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर ये एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन को मैं नाम अभी दे देता हूं पॉपुलेशन 1। तो अपने पास ये कौन सी है बेटा? पॉपुलेशन 1 है। वहीं पर यहां पास में एक और जगह है जहां पर आप ध्यान दें बाकी कुछ भी हो ये वाली पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब समझो, लेट्स से एक फॉरेस्ट ये है, इस फॉरेस्ट के अंदर शेर है, चीता है, हिरन है और भालू है। कौन कौन है? शेर है, चीता है, हिरन है और भालू है। इस वाले जंगल में शेर है, चीता है और हिरन है। कौन कौन है? शेर है, चीता है और हिरन है। कौन नहीं है? भालू। अगर भालू यहां से यहां गया तो फाउंडर इफेक्ट है। अगर शेर जो दोनों जगह है वो अगर गया तो जीन माइग्रेशन का केस है। फिर ये केस किसका है? जीन माइग्रेशन का केस है। अगर चीता गया तब भी जीन माइग्रेशन है। तो मतलब यहां पर क्या पहले से कोई पॉपुलेशन होनी चाहिए? नहीं। पर ध्यान दें, पॉपुलेशन ना होने का मतलब यह नहीं है
कि एकदम बैरन लैंड हो, एकदम रेगिस्तान हो, वहां माइग्रेट करके जाना है, नहीं। बस जहां जाना है वहां पे पहले से ये पॉपुलेशन होनी नहीं चाहिए। अगर वहां पहले से पॉपुलेशन नहीं है तो जो मेंबर्स यहां से माइग्रेट करके जाएंगे उन मेंबर्स को क्या कहा जाएगा? फाउंडर। अब लेट्स से पॉपुलेशन 1 में हमने देखा कि यहां पर कैपिटल ए का नंबर है 6। तो बेटा यहां पर कैपिटल ए कितने हो गए आपके? 6 हैं। और स्मॉल ए का नंबर अपने को यहां दिखाई देता है 4। स्मॉल ए कितने हैं? 4 हैं। अब क्या हुआ कि इस पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर समहाउ माइग्रेट करके मान लो एक नई जगह चले गए। ये जो मेंबर थे ये मेंबर माइग्रेट करके कहां गए? एक नई जगह पर। अब नई जगह पर जाकर के अगर आप देखें तो कैपिटल ए कितना पहुंचा? 1। स्मॉल ए भी कितना गया? 1। अब जब आगे इनसे पूरी पॉपुलेशन बनेगी तो इस पूरी पॉपुलेशन में हमेशा कैपिटल ए और स्मॉल ए बराबर ही रहेगा। और ये जो मेंबर माइग्रेट करके आए, इनके माइग्रेट करके एक नई जगह आते ही जो नई पॉपुलेशन थी उसमें अचानक से एलील फ्रीक्वेंसीज ओरिजिनल पॉपुलेशन की तुलना में चेंज हुई कि नहीं? उसमें क्या हुआ? जो नई पॉपुलेशन के अंदर लोग आए उनके आने की वजह से क्या हुआ? अचानक से एलील फ्रीक्वेंसीज हो गई चेंज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फाउंडर इफेक्ट। और जो मेंबर्स यहां पर माइग्रेट करके आ रहे हैं इन मेंबर्स को कहा जाता है कि ये इस पॉपुलेशन के कौन है? फाउंडर्स। ये इस पॉपुलेशन के कौन है? फाउंडर्स। ठीक। अब यहां फाउंडर इफेक्ट वाले केस को अगर अपन समझें तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जीन माइग्रेशन और फाउंडर इफेक्ट अलग अलग बातें होती हैं। तो जीन माइग्रेशन में क्या था? दोनों जगह पॉपुलेशन थी कि एक जगह? जबकि फाउंडर इफेक्ट में कितनी जगह है? एक। जिस जगह माइग्रेट करके जाना है क्या वहां पहले से वो पॉपुलेशन होनी चाहिए? क्या वहां पे बिल्कुल कुछ भी नहीं होना चाहिए? नहीं। बाकी सब कुछ हो, बस वो पॉपुलेशन वहां पर मौजूद नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि हमने जैसे जो कूनो नेशनल पार्क है वहां अफ्रीका से हमने क्या किया? चीते लेके आए। अब वो जो अफ्रीका से चीते भारत में लेके आए गए, अब आगे चल करके भारत में जो भी चीतों की पॉपुलेशन होगी उस पूरी पॉपुलेशन के लिए वही चीते कौन बनेंगे? फाउंडर्स बनेंगे ना। तो वो जो केस है कौन सा केस हुआ? फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट के बाद जो एनसीईआरटी आपको नहीं देती है वो है यहां बॉटल नेक इफेक्ट। तो दूसरा तरीका यहां जो काम करता है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? बॉटल नेक इफेक्ट कहा जाता है। इसके बारे में एनसीईआरटी बात नहीं करती है, पर एक बार समझ लेते हैं कि बॉटल नेक इफेक्ट है क्या। तो देखिए अक्सर हम देखते हैं कि बारिश के टाइम पे इंसेक्ट पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक। अब जब इंसेक्ट पॉपुलेशन काफी बढ़ जाती है तो उसके बाद अब सीजनल चेंज यानी कि सर्दी आई। सर्दी के टाइम पे कई सारे इंसेक्ट, क्योंकि ठंड है और इंसेक्ट कोल्ड ब्लडेड हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? कई सारे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। जब इंसेक्ट की डेथ हो जाती है तो अब जो पॉपुलेशन बची उस पॉपुलेशन के अंदर एलील फ्रीक्वेंसी बारिश के समय वाली पॉपुलेशन से अलग होगी। बारिश के समय नंबर क्या था? ज्यादा। सर्दी आई तो सर्दी में क्या रह गया? नंबर कम। तो अब अगर इस चीज को मैं कुछ एक बॉटल से अगर कंपेयर करूं तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास लेट से एक है बॉटल। और ये जो बॉटल है ये बेटा नैरो नेक वाली बॉटल है। तो बॉटल कैसी है? नैरो नेक वाली बॉटल है। ये जो नैरो नेक वाली बॉटल है इस बॉटल के अंदर हमें डालने हैं ग्लास के मार्बल्स। क्या डालेंगे अपन? मार्बल, यानी कि कंचे। कंचे आते हैं ना कांच के। तो वो जो कंचे हैं मैंने अभी रेड वाले कितने डाले? 5। बॉटल में एक एक करके डाल सकते हैं ना अपन गिन के। ऐसे ही हमने यहां पर मान लो ग्रीन वाले डाल दिए 5। तो अब ग्रीन वाले भी कितने हैं? 5 हैं। और फिर हमने इसी बॉटल के अंदर ब्लू वाले मार्बल भी हमने 5 डाल दिए।
तो ब्लू वाले मार्बल भी मैंने कितने डाले? 5। तो ऐसे करके मान लो 5 ब्लू मार्बल मैंने डाल दिए और डालने के बाद बॉटल को खूब अच्छे से शेक कर दिया। अब बॉटल का जो वाइड पार्ट है वो इंडिकेट कर रहा है कि पॉपुलेशन अभी ज्यादा है। अब हमें क्या करना है, इस बॉटल को जैसे हमने टिल्टेड बनाया है, तो जब अपन ने डाले होंगे तब तो बॉटल सीधी रखी होगी ना। फिर हमें क्या करना है, इस बॉटल को टिल्ट करना है और टिल्ट करके इसमें से अपने को जो मार्बल हैं वो मान लो अपने को एक बाउल के अंदर निकालने हैं। किसके अंदर निकालने बेटा? बाउल में। और लेट्स से कि अगर मैं यहां पर बाउल के अंदर 6 मार्बल निकालना चाहता हूं, कितना निकालना चाहता हूं? 6। अभी अगर आप देखें तो टोटल यहां पे नंबर कितना है? 15। यहां पे अभी अगर आप देखें तो रेड इज टू ग्रीन इज टू ब्लू का जो रेशियो है वो 1:1:1 है ना। अब अगर आप इस बॉटल को टिल्ट करके आप इसमें से मार्बल निकालेंगे, तो जब मार्बल निकालेंगे और अपने को यहां कितने निकालने हैं? 6। ये 6 में क्या रेड इज टू ग्रीन इज टू ब्लू का जो रेशियो है क्या वो 1:1:1 ही बना रहेगा? मोस्ट प्रोबेबली है कि वो क्या होने वाला है? चेंज। हो सकता है कि हम जो 6 मार्बल निकालें, बशर्ते हम देख देख के ना निकालें कि अच्छा ब्लू वाला आ रहा है तो ही हम निकालेंगे, ठीक। रेंडमली पहले 6 मार्बल अपने को लेने हैं। तो हो सकता है कि इस बाउल में कोई ब्लू कलर वाला मार्बल आए ही ना। इसका मतलब हुआ कि अगर इन मार्बल्स को आप जीन या एलील मान लें, तो जब पॉपुलेशन कम हुई तो कम होने पर हो सकता है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन में मौजूद कोई भी जीन या कोई भी एलील पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए। पूरी तरीके से क्या हो जाए? एलिमिनेट। अब अगर आप बॉटल नेक इफेक्ट का एक एग्जाम्पल देखें कि कैसे काम करता है, क्या है, तो मान लेते हैं कि या अपन बात करें, पहले हमारे भारत में जो बाघ यानी कि टाइगर अपन कहते हैं, ठीक। टाइगर्स की या लॉयंस की खूब अच्छी खासी पॉपुलेशन होती थी। स्पेशली अगर टाइगर की बात करें तो टाइगर को हम पूरी तरीके से इंडिया का नेटिव ही मानते हैं। लॉयन के मामले में कभी कभी डाउट होता है कि इंडिया का नेटिव है भी या बाहर से लाया गया था, बहुत पहले, अलग कहानी है। तो टाइगर इंडिया का नेटिव है। पहले के समय पे टाइगर्स की संख्या अच्छी खासी होती थी। अंग्रेजों के समय तक टाइगर्स या किसी भी एनिमल को मारना, उसकी हंटिंग करना कोई अपराध की कैटेगरी में नहीं आता था, उसको कोई क्राइम नहीं माना जाता था। तो उसकी वजह, और साथ में क्या होता था कि टाइगर वगैरह की हंटिंग करना लोग बड़े अपने शान की बात समझते थे। अब मजे की बात यह है कि एक तरफ तो टाइगर बेचारा अकेला, इधर तुम एक तो हाथी पे बैठे हो, तुम बंदूक लिए हो और अपने साथ कम से कम 15 आदमी लेके घूम रहे हो। फिर तुम कहोगे हम टाइगर मार के आए। अगर टाइगर को मारना ही है तो फिर तो 1-to-1 फाइट होनी चाहिए ना। जैसे वो है वैसे ही तुम हो। तुम्हारे जैसे कम से कम 4 आएंगे उसमें वेट के हिसाब से, ठीक। तो अब क्या किया कि जब टाइगर्स की अंधाधुंध हंटिंग करी गई, तो हंटिंग के बाद अब टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत कम बची। तो ऑब्वियस सी बात है कि जीन्स या एलील की जो डाइवर्सिटी पहले हुआ करती थी, क्या अब वो डाइवर्सिटी रह गई? नहीं। अब बाद में जो कुछ टाइगर जब कम बचे, तो उसके बाद फिर सरकार ने अपना पूरा जोर लगा के नेशनल पार्क बनाए, टाइगर रिजर्व बनाए, सब कुछ किया, हंटिंग एकदम प्रोहिबिटेड कर दी, खूब अपनी तरफ से कोशिश करी और टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाया। पर जो टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये सारे उन्हीं टाइगर्स के बच्चे होंगे ना जो बचे हुए थे। अगर उन्हीं के बच्चे हैं तो इसका मतलब है कि टाइगर्स के मामले में क्या अब जेनेटिक डाइवर्सिटी पहले जितनी थी अब उतनी रह गई है? उसके कंडीशन में हो सकता है पहले कई सारे एलील्स पाए जाते रहे हों जो अब धीमे धीमे करके क्या हुआ? एलिमिनेट हो गए। क्यों एलिमिनेट हुए? क्योंकि आपने अंधाधुंध हंटिंग करी। या अगर हम बात करें कि बॉटलनेक इफेक्ट कैसे अचानक से पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी बदल देता है, तो लेट्स से हम मान लो कहीं पे एक जगह जा रहे थे, किसी खेत में, कहीं पार्क में, और वहां कुछ चींटियां थी जमीन पे। मान लेते हैं 50 काली वाली चींटी थी और 50 लाल वाली चींटी थी। अब क्या हुआ? आपने पैर रखा और आपके पैर रखने पर मान लेते हैं कि 40 चींटियां मर गई। कितनी मरी? 40। जो 40 मरी, उसमें क्या कोई गारंटी है कि 20 काली और 20 लाल ही होंगी? नहीं ना।
अगर मान लो यहां पे 30 काली और 10 लाल मरी होंगी, तो उस केस में अचानक से केवल आपके पैर रख देने भर से पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी बदल गई कि नहीं? क्योंकि ये अचानक से बदली है, सडन चेंज हुआ है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये वाली बात अपने को समझ में आई। एक कौन है? फाउंडर इफेक्ट, और दूसरा कौन यहां काम करता है? बॉटल नेक इफेक्ट। अब हमने कहा कि फाउंडर इफेक्ट और बॉटल नेक इफेक्ट के बाद पांचवा जो फैक्टर अपने पास आता है, इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। तो पांचवा फैक्टर जो हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को प्रभावित करता है, उसको क्या कहा जाता है? नेचुरल सिलेक्शन। तो पांचवा फैक्टर आता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन हम पढ़ चुके हैं कि डार्विन ने इसको मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन कहा है। नेचुरल सिलेक्शन के मामले में हम पढ़ चुके हैं कि इसको इसेंस ऑफ डार्विनिज्म कहा जाता है। डार्विन के दो की कंसेप्ट में आता है। फिर जो है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये फेवरेबल या बेनिफिशियल कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करता है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के थ्रू काम करता है, और उसकी वजह से पॉपुलेशन में एक सिलेक्टेड या एक से ज्यादा सिलेक्टेड कैरेक्टर्स वाले मेंबर्स का नंबर बढ़ता जाता है। इसको क्या कहा जाता है? नेचुरल सिलेक्शन। अब जो ये नेचुरल सिलेक्शन है, तो उसमें समझिए कोई भी एक पॉपुलेशन हो, तो उस पॉपुलेशन को हम किसी भी एक फिनोटाइप के बेसिस पर, पॉपुलेशन को किसी भी एक फिनोटाइप के बेसिस पर हम तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होगा स्मॉल, एक ग्रुप बनेगा आपका एवरेज, और एक ग्रुप बनेगा लार्ज। कितने ग्रुप बन जाएंगे बेटा? तीन, स्मॉल, एवरेज और लार्ज। तो आप पॉपुलेशन को तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपकी क्लास में सारे बच्चों की हाइट मेजर की जाए, और फिर जो सारे बच्चों की हाइट का एक एवरेज अपन निकाल लें। जब हम एवरेज निकालेंगे, तो क्या सारे बच्चों की हाइट उस एवरेज हाइट के बराबर ही होगी? कुछ की हाइट उससे कम होगी और कुछ की हाइट उससे ज्यादा होगी। पर ध्यान दें, ज्यादातर बच्चों की हाइट उस एवरेज के आसपास ही होगी, तभी वो एवरेज निकल के आया है। क्या मैं ऐसे ही बॉडी वेट के हिसाब से निकाल सकता हूं? क्या मैं ऐसे ही कलर कंप्लेक्शन के हिसाब से निकाल सकता हूं? क्या अपन निकाल लें? जब हम एवरेज निकालेंगे, तो क्या सारे बच्चों की हाइट उस एवरेज हाइट के बराबर ही होगी? कुछ की हाइट उससे कम होगी और कुछ की हाइट उससे ज्यादा होगी। पर ध्यान दें, ज्यादातर बच्चों की हाइट उस एवरेज के आसपास ही होगी, तभी वो एवरेज निकल के आया है। क्या मैं ऐसे ही बॉडी वेट के हिसाब से निकाल सकता हूं? क्या मैं ऐसे ही कलर कंप्लेक्शन के हिसाब से निकाल सकता हूं? क्या मैं ऐसे ही एग्जाम में आए हुए नंबरों के बेसिस पे कर सकता हूं? तो हमने कहा कि किसी भी फिनोटाइप के बेसिस पर अगर आप लें, तो पॉपुलेशन में कितनी तरह के मेंबर होते हैं? तीन, स्मॉल, एवरेज और लार्ज। अब अगर मैं देखूं कि ये पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन है, कि पॉपुलेशन में कैरेक्टर कहां से कहां तक पाया जा रहा है, तो अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो स्मॉल और लार्ज वाले जो कैरेक्टर हैं, इन दोनों कैरेक्टर्स को कहा जाएगा पेरीफेरल कैरेक्टर। इन दोनों कैरेक्टर्स को क्या बोलेंगे बेटा? पेरीफेरल कैरेक्टर कहा जाएगा। तो स्मॉल और लार्ज वाले को अपन क्या बोल देंगे? पेरीफेरल कैरेक्टर। वहीं पर जो एवरेज वाला कैरेक्टर है, वो तो सेंटर में आने वाला है, तो इसको मैं क्या बोल दूं? सेंट्रल कैरेक्टर। क्या हमें समझ में आया कि किसको पेरिफेरल और किसे सेंट्रल कैरेक्टर कहा जाता है? अब यहां बात आती है कि अगर हम किसी भी एक पॉपुलेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, और इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर हम यहां पर एक्स एक्सिस पर अपन रख दें फिनोटाइप, एक्स पे अपन ने क्या रख लिया? फिनोटाइप। और यहां वाई एक्सिस पर अगर मैं यहां रख दूं नंबर, कि पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितना है, उसको मैंने कहां रखा? वाई पर।
जबकि एक्स पे मैंने क्या रख लिया, फिनोटाइप। तो किसी भी पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप बनाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ ऐसे करके बनेगा। और ये जो कर्व ऐसे करके बना है, इस कर्व में अगर हम देखें तो हमें यहां पर पेरिफेरल कैरेक्टर में क्या क्या दिखने वाला है। तो अपन ने कहा कि इधर कौन आ गई, स्मॉल, ये कौन आ गई, लार्ज, और सेंट्रल कैरेक्टर में कौन आ गया यहां पर। तो अपन ने कहा मीडियन मान लो या इसे एवरेज कह लें। तो अपन ने कहा कि सेंट्रल कैरेक्टर में यहां पर कौन आ गई, एवरेज वाले। अब आप जरा देखिए नंबर किसका ज्यादा है, स्मॉल का, लार्ज का कि एवरेज का। एवरेज का नंबर ज्यादा होगा, तभी तो ये एवरेज निकल के आया है। तो मतलब क्या पॉपुलेशन में सारे मेंबर एवरेज कैरेक्टर वाले ही होते हैं, नहीं। अब बात आती है कि आपने किसी एक जनरेशन में, ध्यान से सुनना, किसी एक जनरेशन में आपने पॉपुलेशन के अंदर देखा कि इस पॉपुलेशन में स्मॉल का नंबर कितना है, एवरेज का नंबर कितना है और लार्ज का नंबर कितना है। उसके 10-20 जनरेशन, 50 जनरेशन बाद फिर आपने पॉपुलेशन के अंदर वापस से देखा कि अब यहां स्मॉल कितने हैं, एवरेज कितने हैं और लार्ज कितने हैं। तो अगर इवोल्यूशन लगातार होता है तो मतलब नेचुरल सिलेक्शन भी लगातार होगा। अगर लगातार होगा तो जो नया कर्व बनेगा 10 या 20 जनरेशन बाद वाला, वो पहले वाले कर्व से अलग होगा। मतलब ये जो कर्व मैंने बनाया है, ये कर्व किसका है, पहले वाली पॉपुलेशन का। जहां हमने सबसे पहले स्टडी करी उस वाली पॉपुलेशन का कर्व ये है। अब जो नई पॉपुलेशन का कर्व बनेगा, उसके बेसिस पर नेचुरल सिलेक्शन के टाइप होते हैं 3। पहला कहा जाता है बैलेंसिंग या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। पहले सिलेक्शन का नाम क्या है बेटा,